रात का समय था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक छोटे से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। कभी कभी दूर कुत्तों की भौंकने की आवाजें उस सन्नाटे को तोड़ देती थी। कई लोग अपने घर में आराम कर रहे थे और कई लोग खाना खाकर सो चुके थे, तो कोई मोबाइल चलाते चलाते नींद में जा रहा था। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि उसी रात उसी शहर में एक ऐसा खेल खेला जा चुका था जिसकी सच्चाई सामने आने पर सब सन्न रह जाए। एक ऐसा मामला जो देखने में तो एक नॉर्मल एक्सीडेंट लग रहा था, एक नॉर्मल सा रोड एक्सीडेंट जो रोजाना होता रहता है, लेकिन उसके पीछे छुपी थी एक खौफनाक साजिश। एक ऐसी साजिश जिसे इतनी सफाई से अंजाम दिया गया था कि पहली नजर में किसी को भी कुछ गलत नहीं लगा। ये कहानी है रायपुर के खरोड़ा थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव खसेरा की, जहां रहने वाला 27 साल का किशोर सारथी, जो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपना घर चला रहा था। सुबह घर से काम पर जाना, रात में थक हार कर लौटना और फिर अपने छोटे से परिवार के साथ वक्त बिताना। उसकी पत्नी रोशनी खूबसूरत, पढ़ी लिखी और बड़े सपने देखने वाली लड़की थी। वो चाहती थी कि वो आगे पढ़े और कुछ बड़ा करे और एक अच्छी नौकरी हासिल करे। किशोर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी से बेहद ज्यादा प्यार करता था। इतना प्यार कि वो खुद की जरूरतों को भूलकर उसके सपने के पीछे लगा रहता था। वो चाहता था कि उसकी पत्नी पढ़े और आगे बढ़े, एक दिन सरकारी नौकरी हासिल करे ताकि उनके आने वाले बच्चों का भविष्य बदल सके। लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि वो जिस सपने को अपने हाथों से सींच रहा था, वो उसके लिए एक दिन बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। 27 फरवरी 2026 रात करीब 9 बजे रोशनी अपने पति से कहती है, मेरे मायके जाकर मेरी छोटी बहन को ले आइए। वो अगर यहाँ रहेगी तो मुझे पढ़ाई में मदद मिलेगी। उसकी आवाज़ एकदम नॉर्मल थी, जैसे वो दोस्तों रोज बात करती थी। किशोर बिना कुछ सोचे तुरंत तैयार हो जाता है। वो अपनी बाइक उठाता है, इंजन स्टार्ट करता है, एक बार पीछे मुड़कर घर की तरफ देखता है और फिर अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसे क्या पता था, ये सफर उसका आखिरी सफर होने वाला था। समय धीरे धीरे बीतता है, रात के 10 बजते हैं और फिर 11 बज जाता है, लेकिन किशोर घर नहीं लौटता। घर के अंदर उसकी पत्नी को उसकी चिंता अब सताने लगी थी। रोशनी बार बार दरवाजे की तरफ देखती है, कभी मोबाइल उठाती है, कभी रख देती है, फिर वो कॉल करती है, लेकिन फ़ोन तो स्विच ऑफ था। वो अपने मायके में फ़ोन लगाती है तो उधर से जवाब आता है कि वो तो यहाँ आया ही नहीं। अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी। रोशनी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी थी। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन किशोर का कुछ पता नहीं चलता। अगली सुबह 28 फरवरी करीब 8 बजे गांव के पास बने एक गार्डन के किनारे लोग रोज की तरह सुबह टहलने निकले थे। हल्की धूप निकल चुकी थी, लेकिन सड़क पर इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे थे। तभी उनकी नज़र सड़क किनारे पड़ी एक लाश पर पड़ती है। पहले तो वो लोग दूर से देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद कोई घायल व्यक्ति पड़ा होगा, लेकिन जैसे ही वो उस लाश की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उनके कदम धीरे धीरे शांत पड़ने लगते हैं। और जैसे ही वो बिल्कुल करीब पहुंचे, उनके होश उड़ गए थे। दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि किशोर सारथी था। लाश के पास उसकी टूटी हुई बाइक पड़ी थी। सड़क पर खून के निशान फैले हुए थे और पहली नज़र में ये एक सड़क हादसा लग रहा था। लेकिन अब वहाँ मौजूद लोग घबरा चुके थे। उनमें से एक व्यक्ति तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और पुलिस को कॉल कर देता है। कॉल मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अब सीन पूरी तरह पुलिस के कंट्रोल में था। आसपास भीड़ जमा होने लगती है और इस मामले की जांच यहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन एक सवाल अब भी सबको परेशान कर रहा था। अगर ये एक्सीडेंट था तो उसका मोबाइल कहाँ गया और वो बंद क्यों था? किशोर का बड़ा भाई भागवत जब मौके पर पहुंचता है तो वो कुछ देर तक चुपचाप सब देखता रहता है। उसकी नज़र बार बार घटना स्थल पर घूमती है, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। और फिर वो सीधे पुलिस के पास जाता है और कहता है, साहब, ये हत्या नहीं बल्कि मेरे भाई को किसी ने मारा है। पुलिस जांच शुरू करती है। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जब दोबारा घटना स्थल को ध्यान से देखा जाता है तो कुछ ऐसे निशान मिलते हैं जिनको देखकर साफ पता चल रहा था कि लाश को घसीटकर किनारे लाया गया था। अब मामला पूरी तरह से बदल चुका था। अब ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था दोस्तों, सोची समझी हत्या लग रही थी। पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया और सबसे पहले किशोर की कॉल रिकॉर्ड्स निकाली गई। पुलिस को उम्मीद थी कि शायद कोई सुराग वहां से मिल जाए, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स तो पूरी तरह नॉर्मल थी। ना कोई धमकी, ना कोई झगड़ा और ना ही किसी से दुश्मनी के संकेत। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर अगर ये हत्या है तो दुश्मनी किससे थी? कौन चाहता था किशोर की मौत? यहीं पर पुलिस की नज़र घर के अंदर जाती है, उसकी पत्नी रोशनी पर। शुरुआत में तो ये एक नॉर्मल पूछताछ थी, क्योंकि किसी भी केस में सबसे पहले घर वालों से ही पूछताछ की जाती है। पुलिस रोशनी से सवाल करती है, आखिरी बार बात कब हुई थी, वो कहाँ जा रहा था, किससे मिलने वाला था? रोशनी शांत स्वर में जवाब देती है, मैंने ही उसे मायके भेजा था, वो मेरी बहन को लेने जा रहा था।
उसकी बातें बिल्कुल नॉर्मल थी, उसके चेहरे पर दुख भी था। लेकिन पुलिस का काम सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना भी होता है। अब पुलिस ने रोशनी के कॉल डिटेल्स निकलवाए और यहीं से इस पूरे मामले ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर बार बार सामने आ रहा था। दिन में कई बार, कभी सुबह कभी देर रात, लगातार उसी नंबर पर बात हो रही थी। और सबसे चौंका देने वाली बात, जिस रात किशोर घर से बाहर निकला उसके तुरंत बाद उसी नंबर पर कॉल किया गया था। अब कोई ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। पुलिस ने उस नंबर की जांच करवाई और जो जानकारी सामने आई उसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। वो नंबर था लीलेश उर्फ मोरू का, जो रोशनी के मायके का रहने वाला था। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया था। रोशनी को हिरासत में ले लिया गया। पहले तो वो सब कुछ नकार देती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, वो बार बार यही कह रही थी। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने कॉल रिकॉर्ड्स रखे, समय तारीख बार बार की बातचीत, तो उसका चेहरा बार बार बदलने लगा। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई और आखिरकार वो टूट गई। और जो सच्चाई सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। रोशनी का लीलेश के साथ अफेयर चल रहा था। पिछले 1 साल से दोनों लगातार बात करते थे, मिलते थे और धीरे धीरे उनका रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन उनके बीच सबसे बड़ी रुकावट थी किशोर। किशोर जो इस रिश्ते से बिल्कुल अनजान था, जो अपनी पत्नी के लिए सपने देख रहा था, वही उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन चुका था। और इसी वजह से दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया, किशोर को रास्ते से हटाने का। 27 फरवरी की रात जैसे ही किशोर घर से बाहर निकला, रोशनी ने तुरंत लीलेश को फ़ोन किया। वो निकल चुका है, आज ही काम ख़त्म करना है। उधर लीलेश पहले से ही तैयार था। उसने अपने 2 दोस्त अजय और देवेंद्र को साथ लिया, एक गाड़ी किराए पर ली और निकल पड़ा किशोर का पीछा करने। रात गहरी होती जा रही थी, सड़कें सुनसान हो रही थी और किशोर अपनी बाइक से आगे बढ़ रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी हर हरकत पर नज़र रखी जा रही है। कुछ दूरी पर वही गाड़ी उसका पीछा कर रही है और जैसे ही उन्हें एक सुनसान जगह मिली, उन्होंने अपनी चाल चल दी। गाड़ी की रफ्तार अचानक बढ़ाई गई और जोरदार टक्कर सीधे किशोर की बाइक को मारी गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि किशोर उछलकर सड़क के किनारे जा गिरा। उसका शरीर बुरी तरह घायल हो चुका था। वो दर्द से तड़प रहा था, सांस लेने के लिए जूझ रहा था। लेकिन सबसे खौफनाक हिस्सा तो अभी बाकी था। वो लोग भागे नहीं, तीनों गाड़ी से उतरे और धीरे धीरे किशोर के पास पहुंचे। किशोर जो अभी जिंदा था, शायद उसे लगा अब उसकी मदद होगी, लेकिन वो उसकी मदद करने नहीं आए थे। वो खड़े रहे, उसे देखते रहे जब तक उसकी सांस बंद नहीं हो गई। और जैसे ही किशोर की मौत हुई, उन्होंने उसकी लाश को पकड़कर सड़क किनारे घसीटना शुरू कर दिया, ताकि सबको यही लगे कि ये एक एक्सीडेंट था। इसके बाद उन्होंने उसका मोबाइल उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। उन्हें लगा अब सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मोबाइल का गायब होना और कॉल रिकॉर्ड्स, यही दोनों उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गए। पुलिस ने रोशनी, लीलेश और उनके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आज सभी आरोपी जेल में हैं, लेकिन सवाल तो आज भी वही है, क्या कोई शख्स अपने ही जीवन साथी के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है? क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान हत्या तक कर दे? ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है जो एक बार टूट जाए तो कभी वापस नहीं आता। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।